Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why is the Election Commission of India delisting political parties? The second issue is related to Axiom 4 mission, and the third issue is related to tardigrades, and the fourth issue is related to Sariska Tiger Reserve. So let's discuss all the issues in detail. Why is the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीलिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्टिंग करने जा रहा है. Why न्यूज? The Election Commission of India has initiated the delisting of 345 registered unrecognized political parties that have not contested any elections since 2019 and which are physically untraceable. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अबाउट 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्टिंग करने जा रहा है बिकॉज इन पॉलिटिकल पार्टीज ने 2009 से अब तक कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं किया है और इन पॉलिटिकल पार्टीज का फिजिकली कोई हेडक्वार्टर नहीं दिखा है और साथ ही कुछ स्पेशल रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन को रखना होता है या इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रिकॉर्ड अपडेट कराना होता है वो रिकॉर्ड इन्होंने अपडेट नहीं कराया है. अबाउट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPS. रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? RUPPS आर पॉलिटिकल एंटिटीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और स्टेट पार्टीज. रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टी होती है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर तो ये रजिस्टर्ड होती हैं बट इन पार्टीज को किसी भी तरह का नेशनल या स्टेट पार्टीज के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है. प्रिविलेजेस. सच एंटिटीज एंजॉय इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड कैन रिसीव पॉलिटिकल डोनेशंस इवन विदाउट इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. इस तरह की जो पार्टीज होती हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं सच एज इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस इन्हें मिले होते हैं साथ ही पॉलिटिकल डोनेशंस ये रिसीव कर सकते हैं और विदाउट एनी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये सारे प्रिविलेजेस इन पार्टीज को मिले होते हैं. स्केल. एज ऑफ 2025 इंडिया हैज ओवर 2800 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इंडिया में 2025 तक मई मंथ तक अबाउट 2800 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं. इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से 345 पार्टीज को इन्होंने इट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीलिस्टिंग करने का प्लान किया है. अकॉर्डिंग टू ADR their number doubled from 1112 in 2010 to 2301 in 2019. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2010 में इस तरह की पार्टीज 1112 थी वहीं 2019 में यानी 9 ईयर्स में इनका जो नंबर है वो 2301 तक आ गया. स्टेटस. अबाउट 97% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड या मोस्ट डू नॉट फाइल मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. ओवरऑल रजिस्टर्ड पार्टीज में से 97% पार्टीज ऐसी हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं. इट मीन्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड तो हैं बट इन्हें किसी भी टाइप का 97% पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें ना तो स्टेटस मिला हुआ है ना ही नेशनल लेवल का स्टेटस मिला हुआ है. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है 97% जो ओनली रजिस्टर्ड है ये मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में भी सक्सेस नहीं रही हैं. फीचर्स एंड क्राइटेरिया फॉर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फीचर होते हैं? स्टेट पार्टी. किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? हालांकि ज़्यादातर पार्टी रजिस्टर्ड तो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग बट ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. 97% हमने देखा पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं. रिकॉग्नाइज का मतलब है कि अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होगी. अब इसके लिए क्या क्या टर्म है? कोई पार्टी किस तरह से रिकॉग्नाइज पार्टी हो सकती है? इट मीन्स उसको कब स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जा सकता है एंड कब उसे नेशनल स्टेटस गिवन किया जा सकता है. स्टेट पार्टी. रजिस्टर्ड पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. कोई अगर पार्टी रजिस्टर्ड है कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दी हुई हैं अबाउट 5 कंडीशन दी हुई हैं. अगर इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस गिवन कर दिया जाए. इट मीन्स वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काउंट की जाएगी.
6% vote plus 2 assembly seats. Party must secure at least 6% of the valid vote polled in the legislative assembly election and win at least 2 seats in that assembly. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको किसी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के ड्यूरिंग 6% वोट मिलता है या 2 असेंबली सीट्स, ये दोनों यहाँ पर कंबाइन है, 6% वोट प्लस 2 असेंबली सीट्स अगर वो गेन कर लेता है, उस पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, 6% वोट प्लस लोकसभा सीट, 1 लोकसभा सीट। पार्टी मस्ट विन एट लीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन दैट स्टेट एंड सिक्योर 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट। लोकसभा इलेक्शन के ड्यूरिंग अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट मिलता है प्लस 1 लोकसभा सीट अगर वो विन करने में सक्सेस होता है, तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, 3% ऑफ असेंबली सीट्स और 3 सीट्स मिनिमम मस्ट विन एट लीस्ट 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और एट लीस्ट 3 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल असेंबली सीट्स का 3% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी विन करने में सक्सेस हो जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द एवरी 25 लोकसभा सीट्स मस्ट विन 1 लोकसभा सीट आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जितना लोकसभा सीट एलोकेट की गई हैं, उन सीट में एवरी 25 में से अगर 1 सीट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विन करने में सक्सेस हो जाती है, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, 8% वोट शेयर, इट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन अ स्टेट आइदर इन असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इवन इफ इट विंस नो सीट्स। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में 8% वोट अगर मिलता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस गिवन किया जा सकता है, चाहे यहाँ पर उसने कोई सीट विन की है या नहीं की है, बट कंडीशन यह है कि 8% उसको सिक्योर करना होगा वोट। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर किया जा सकता है? द रजिस्टर्ड पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 6% वोट इन 4 स्टेट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स, मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ वॉलिड वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 और मोर स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 लोकसभा सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में 6% वैलिड वोट अगर सिक्योर करता है, स्पेशली 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर, और एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स को वो विन करने में सक्सेस हो जाता है, इस तरह की पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट, पॉलिटिकल पार्टी मस्ट विन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टोटल लोकसभा सीट्स का 2% विन करने में सक्सेस हो जाता है, और ये जो 2% है ये एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट का ये विनिंग होना चाहिए। इट मीन्स 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर अगर 2% लोकसभा सीट्स विन करने में कोई पार्टी सक्सेस हो जाती है, इट मीन्स अबाउट 11 सीट्स अगर वो विन कर लेती है, उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। Recognized as state party in 4 states. If a political party is recognized as a state party in 4 or more states, it automatically qualifies as a national party. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 4 या मोर देन 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस पार्टी को ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इशूज विद रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। Election inactivity. Many RUPPs have not contested any election since 2019, which raising doubt about their political purpose. बहुत सारे ऐसे RUPPs हैं जिन्होंने 2019 के बाद कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। इससे उन पॉलिटिकल पार्टीज के पर्पस से रिलेटेड कुछ डाउट रेज होते हैं। नेक्स्ट, फंडिंग डिस्क्लोजर ओपेसिटी। इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपना जो भी फंडिंग होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसका डिस्क्लोजर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक इशू है। लेस देन 5% पार्टी सबमिटेड डोनेशन रिपोर्ट रिफ्लेक्टिंग वीक कंप्लायंस विद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स। नेक्स्ट, टैक्स लूपहोल मिसयूज। It may be misuse of Section 13A of the IT Act. IT means Income Tax Act to claim tax exemptions despite zero electoral activity. Because Income Tax Act 13A के अकॉर्डिंग, सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है, और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं। नो वेरिफिएबल प्रिजेंस। Many parties have no offices or functioning bodies, violating norms under Section 29A of RPA 1951. Representation of
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन्हें अपना एक ऑफिस स्वैप करना होगा, साथ ही फंक्शनिंग बॉडी भी उसका होना चाहिए, बट ऐसा इन पॉलिटिकल पार्टीज ने शो नहीं किया है। नेक्स्ट, इलेक्शन ईयर सर्ज रजिस्ट्रेशन स्पाइक ड्यूरिंग इलेक्शन साइकिल ऑफन लिंक टू सेटी डोनेशंस फ्लो एंड प्रॉक्सी ऑपरेशंस। ये जितने भी आर यू पी पीज हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे यहाँ पर डोनेशन से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया है, और इस तरह के पार्टीज का जो सर्च दिखाई देता है वो इलेक्शन ईयर के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा दिखता है। एंड द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट इज वे फॉरवर्ड। आगे इसको इम्प्लीमेंट बेटर करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। नंबर वन, डीलिस्टिंग डोरमेंट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन मस्ट पीरियडिकली रिमूव नॉन फंक्शनल एंटिटीज फ्रॉम इट्स रजिस्टर। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम नॉन फंक्शनल एंटिटीज को अपने रजिस्टर से रिमूव करें। फॉर एग्जांपल, करंट मूव टू डिलिस्ट 345 आरयूपीपी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन करंट में अबाउट 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्ट करने जा रहा है। नंबर टू, स्ट्रेंथन रजिस्ट्रेशन नॉर्म इंक्लूड स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड मैंडेटरी पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। नेक्स्ट, नीड टू रेगुलर ऑडिट। इनएक्टिव आरयूपीपी शुड कम अंडर आईटी स्क्रूटिनी एंड इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस चेक। जितने भी ये रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रेगुलर बेस पर ऑडिट होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिजिटल ओवरसाइट टूल नीड टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम स्टेटस अपडेट। ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम स्टेटस अपडेट के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की नीड है। पब्लिक डिस्क्लोजर, इवन पॉलिटिकल पार्टी मस्ट अपडेट पार्टी स्टेटस ऑडिट रिपोर्ट फिलिंग एंड कंप्लायंस हिस्ट्री। एवरी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वो अपना पार्टी स्टेटस अपडेट करे एंड रिपोर्ट फिलिंग, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसको फाइल किया जाए एंड कंप्लायंस हिस्ट्री उसका जो भी है उसको अपडेट किया जाए। Conclusion: The delisting of inactive, registered and unrecognized political parties is a long-waiting reform to clean up the electoral landscape. Electoral landscape को clean up करने के लिए RUPP एक लॉन्ग वेटिंग रिफॉर्म के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इट वुड बी इंश्योर दैट पॉलिटिकल प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज्ड फॉर टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी इंश्योर करना होगा कि पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हुए हैं कहीं इसका टैक्स इविजन के तौर पर एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन, इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलर ऑडिट्स आर एसेंशियल टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करना होगा, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथ करना होगा, साथ ही रेगुलर ऑडिट पर फोकस करना होगा। In this lecture, we will discuss about Axiom 4 mission. Article is important for GS paper 3. Why news? On June 25, a crew capsule containing 4 astronauts, including India's group captain Subhashu Shukla, on his first space flight, lifted off atop a Falcon 9 rocket from NASA's Air Spaceport in Florida. 25 जून को एक क्रू कैप्सूल जो कि नासा के फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लिफ्टेड ऑफ किया गया। इसके अंदर इंडिया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी, जिनका एक फर्स्ट स्पेस फ्लाइट था, इन्होंने भी यहाँ पर लिफ्टेड ऑफ किया। द लिफ्ट ऑफ मार्क द स्टार्ट ऑफ द एक्सोम 4 मिशन। इस मिशन के थ्रू एक्सोम 4 मिशन का स्टार्टिंग हुआ है। क्रू कैप्सूल कॉल्ड ड्रैगन destination was the International Space Station, which orbit the Earth at roughly 400 किलोमीटर above the sea level. क्रू कैप्सूल है जिसको ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसका जो डेस्टिनेशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जो कि सी लेवल से रफली 400 किलोमीटर अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ड्रैगन वुड डॉक विद द ISS इन 28 आवर्स। 28 आवर्स में ये ISS तक पहुंच जाएगा। अबाउट एक्सोम मिशन 4। एक्सोम मिशन 4 AX4 is the fourth private astronaut mission to the ISS, organized by Axiom Space in collaboration with NASA, SpaceX and ISRO. Axiom Mission 4 ये ISS के लिए फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, और इसको अगर बात की जाए ऑर्गेनाइज्ड करने वाले कुछ एजेंसीज की
तो ये नासा, स्पेस एक्स एंड इसरो के कोलेबोरेशन से इसको एक्सोम स्पेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्सोम स्पेस 14 डे मिशन अब्रोड द ISS। ये जो मिशन होगा एक्सोम स्पेस का, ये 14 डेज का मिशन होगा। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या होंगे? एनेबल कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन लो अर्थ ऑर्बिट इंक्लूडिंग स्पेस टूरिज्म एंड प्राइवेट रिसर्च। इस मिशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज को इनेबल करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सच एज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है एंड प्राइवेट रिसर्च में इसके थ्रू हेल्प मिल सकती है। नंबर 2, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथ किया जा सकता है। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल स्पेस स्टेशंस एज प्लेटफॉर्म फॉर साइंस एंड बिजनेस। कि एक्सपेरिमेंट, क्या क्या एक्सपेरिमेंट इस मिशन के होंगे? नंबर 1, फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन्स इन माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन्स को यूज करने का फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन 6 वेराइटीज ऑफ क्रॉप स्पेस, स्पेसिफिकली ऑन मूंग दाल। 6 वेराइटीज ऑफ क्रॉप पर स्पेस फ्लाइट का क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली मूंग दाल पर क्या इम्पैक्ट होगा? बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स ऑफ टार्डिग्रेड्स इन स्पेस। स्पेस में टार्डिग्रेड्स का क्या बिहेवियर होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, इससे रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। टार्डिग्रेड्स वाटर बियर है, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट आर्टिकल अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 4, ग्रोथ रेट, सेल्यूलर रिस्पॉन्स एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ रेट, सेल्यूलर रिस्पॉन्स एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड रिसर्च किए जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट आर नोन टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट। साइनोबैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया के थ्रू भी फोटोसिंथेसिस जैसा ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो 4 क्रू मेंबर हैं वो कौन कौन थे इस मिशन के अंदर? शुभांशु शुक्ला इंडिया के रहने वाले हैं, पैगी विस्टर USA, व्लास बोज जो कि पोलैंड के हैं। मिशन स्पेशलिस्ट जो है वो टाइबोर कापो है हंगरी से। सिग्निफिकेंस, स्ट्रेंथन इंडो US स्पेस कोलैबोरेशन। ये जो मिशन है वो इंडो US स्पेस कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथ करेगा थ्रू इसरो नासा पार्टनरशिप वाइल कंडक्टिंग 10 क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट, माइक्रोग्रेविटी, सीड ग्रोथ, टार्डिग्रेड, इन सब का स्टडी किया जाएगा टू वैलिडेट सर्च फॉर गगनयान मिशन। इसरो और नासा का ये पार्टनरशिप का एक गुड एग्जांपल हो सकता है जहां पर 10 क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं सच एज माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड, सीड ग्रोथ से रिलेटेड एंड टार्डिग्रेड से रिलेटेड स्टडीज की जाएंगी। और ये जो स्टडीज होंगी या रिसर्च होगा वो गगनयान मिशन जो कि 2027 का प्लान है उस मिशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 2, इट मेक्स इंडिया रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर 41 ईयर्स सिंस राकेश शर्मा 1984 मिशन। 1984 मिशन जिसमें राकेश शर्मा स्पेस के अंदर गए थे, उसके बाद यानी 41 ईयर्स के बाद ये इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में रिटर्न है। नंबर 3, फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट टू द ISS फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी इन ओवर 4 डिकेड। 4 डिकेड के बाद ये इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी जैसे कंट्रीज के लिए फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। इस साल ये UPSC प्री एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। एक्सोम 4, स्पार्टैक्स, गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। इनमें से कौन कौन से मिशंस हैं जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं? तो ऑप्शन इज C, ऑल 3। इट मीन्स एक्सोम 4, स्पार्टैक्स एंड गगनयान ये तीनों ही मिशन हैं जो माइक्रोग्रेविटी को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था और इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं नीचे। इन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन के तौर पर जाना जाता है। इट इज ट्रू। मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर USA। दिस इज रॉन्ग। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज C, 1 and 3। What is tardigrades which also known as water bear? tardigrades क्या होते हैं जिन्हें वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है? What are key points about tardigrades? Tardigrades also known as water bears or moss piglets are microscopic
8-legged organisms about 0.5 mm long that feed on plant and algae fruits. टार्डिग्रेड्स कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें वाटर बियर या मॉस पिगलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 8 लेग्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी लेंथ 0.5 mm होती है। प्लांट एंड एल्गी फ्लूट्स पर ये फीड करते हैं। दे हैव एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 600 मिलियन ईयर्स एंड सर्वाइव्ड ऑल 5 मास एक्सटिंक्शंस मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट रेसिलिएंट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अर्थ पर अबाउट 600 मिलियन ईयर से ये एग्जिस्टेड कर रहे हैं। 5 टाइम्स इनका मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, उसके बाद भी ये अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें अर्थ पर मोस्ट रिसिलिएंट लाइफ फॉर्म के तौर पर जाना जाता है। दे आर फाउंड इन डाइवर्स मोस्ट हैबिटेट्स फ्रॉम डीप सीज टू माउंटेन टॉप्स आर नोन फॉर दियर एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी। डाइवर्स मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर ये मिल जाएंगे, डीप सी के अंदर मिल जाएंगे, डीप सी से लेकर माउंटेन टॉप तक ये मिल सकते हैं और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी के लिए इन्हें जाना जाता है। सर्वाइवल एबिलिटीज, टार्डिग्रेड्स कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस फ्रॉम टेम्परेचर्स ऑफ -272.95 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये -272 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। इंटेंस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। प्रेशर अगर 40,000 किलो पास्कल का है उसमें भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एंड 30 ईयर्स तक फ्रोजन स्टेट में भी अपने आप को रिवाइव करके रख सकते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्राप्टोबायोसिस, नियर कंप्लीट मेटाबॉलिक शटडाउन इन हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। एंड हाइड्रोबायोसिस, reduce water content by greater than 95% entering a durable shrunken state called ton। यह अपने आप को श्रंक कर सकता है और इसके लिए 95% से ज़्यादा वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर सकता है। यूनिक प्रोटीन CAHS मीन्स क्रिप्टोप्लाज्मिक अबंडेंट हीट सोल्यूबल प्रोटीन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव जेल विद इन दियर सेल प्रोटेक्टिंग असेंशियल सेल्यूलर कंपोनेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं होता है हार्श कंडीशन में भी क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन CAHS प्रोटीन जो कि इसकी सेल्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव जेल बना देता है और ये जो प्रोटेक्टिव जेल होता है ये असेंशियल सेल्यूलर कंपोनेंट को डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पर CAHS प्रोटीन जो होता है वो इसकी सेल्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव जेल फॉर्म करता है और जो प्रोटेक्टिव जेल होता है ये इसके सेल्यूलर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है? रिसर्च ऑन टार्डिग्रेड्स कुड लीड टू क्लाइमेट रिसिलेंट क्रॉप्स, improved organ preservation technique for transplants and advanced ultraviolet protective sunscreens। टार्डिग्रेड्स का अगर ये रिसर्च किया जाता है तो इसके थ्रू क्लाइमेट रिसिलेंट क्रॉप से रिलेटेड स्टडी की जा सकती है एंड ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक फॉर ट्रांसप्लांट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव सन स्क्रीन्स को एडवांस किया जा सकता है। स्पेस सर्वाइवर्स, tardigrades made history in 2007 as the first animal to survive direct exposure to the space during ESA's Photos M3 mission, which proving their extraordinary resilience beyond Earth's atmosphere। 2007 में टार्डिग्रेड्स ने हिस्ट्री बनाया और ये पहला एनिमल बना जो कि डायरेक्ट स्पेस के कांटेक्ट में आने पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सका। बैथिलिप्स चंद्रयानी ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बैथिलिप्स चंद्रयानी इज अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ मैरिन टार्डिग्रेड। मैरिन टार्डिग्रेड का एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज बैथिलिप्स चंद्रयानी है। इट वॉज फाउंड अलॉन्ग इंडिया साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट पर इसको फाउंड किया गया। इट वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इंडिया चंद्रयान-3 मून मिशन। चंद्रयान-3 मून मिशन के नाम पर इसको नेमिंग गिवन किया गया, विच रिफ्लेक्टिंग अ सिम्बॉलिक कनेक्शन बिटवीन इंडियाज एडवांसमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मैरिन इकोबायोलॉजी। ये इंडिया के एडवांसमेंट को शो करता है। इट मीन्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मैरिन बायोलॉजी में इंडिया ने जो भी एडवांसमेंट टेकिंग किए गए हैं उसके साथ कनेक्शन को ये नेमिंग रिफ्लेक्ट करता है। In this lecture, we will discuss about Sariska Tiger Reserve, which is an eco-sensitive zone. Why news? Government plan to redraw the boundaries of the Sariska Tiger Reserve for the reactivation of over 50 mining operations. 50 माइनिंग ऑपरेशंस को रिएक्टिवेट करने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाउंड्रीज को रिड्रॉ कर दिया जाए।
दिस मूव वुड बी इकोलॉजिकली डिवास्टेटिंग। ये मूव इकोलॉजिकली डिवास्टेटिंग हो सकता है। फैक्ट्स अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अरावली हिल्स में सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। वर्ल्ड डिक्लेयर्ड a wildlife sanctuary in 1955 and world declared a tiger reserve later in 1978, making it a part of India's Project Tiger। 1955 में सरिस्का टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। 1978 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया और इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट का एक पार्ट रहा है। इट एनकम्पासेस ruined forts, temples, pavilions and a palace। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारे फोर्ट हैं, ruined फोर्ट, टेम्पल्स, पवेलियंस एंड पैलेसेस इसके अंदर कंप्राइज हैं। फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड हनुमान एट पांडुपोल रिलेटेड टू पांडव्स इज ऑल्सो हेयर। पांडवों से रिलेटेड लॉर्ड हनुमान का टेम्पल भी यहाँ पर है। कंकरवाड़ी फोर्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व के सेंटर में कंकड़वाड़ी फोर्ट है। इट इज सेड दैट मुगल एम्परर औरंगजेब हैड imprisoned his brother दारा सिको एट दिस फोर्ट इन द स्ट्रगल फॉर सक्सेशन टू द थ्रोन। थ्रोन का सक्सेशन के लिए जो स्ट्रगल मुगल एम्परर औरंगजेब अपने ब्रदर दारा सिको से कर रहा था, सक्सेशन को अचीव करने के लिए मुगल एम्परर औरंगजेब ने दारा सिको को इस फोर्ट के अंदर इम्प्रिजन किया, ऐसा कहा जाता है। फ्लोरा एंड फौना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रॉकी लैंडस्केप, ग्रासलैंड, क्लिफ्स, एरिड स्क्रब्स, थ्रोन्स फॉरेस्ट एंड सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। रॉकी लैंडस्केप है, ग्रासलैंड, क्लिफ्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज डोमिनेटेड बाय डॉग ट्रीज, सोलर, कांडिया, गोल, बियर एंड बनियान, गूगल, बम्बू, केयर, यहाँ पर ये कुछ प्लांट मिल जाएंगे। वेरियस एनिमल्स सच एज रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोर ऑन्ड एंटीलोप, विल्ड बोर, हाइना, ये इस टाइप के कुछ एनिमल यहाँ पर मिल जाएंगे। व्हाट आर द अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर और भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वो कौन कौन से, सच एज रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं पर है, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर के अंदर है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर है, कैलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये राजस्थान, एमपी एंड यूपी के ट्रांजैक्शन पर है। एंड रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक टाइगर रिजर्व है, फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, बिकॉज सरिस्का टाइगर रिजर्व भी एक इको सेंसिटिव जोन है। और इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं मेनली, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कोई भी एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाउंड्री में 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो इको फ्रेजाइल जोन होता है, या फिर इको सेंसिटिव जोन भी इसको कह सकते हैं। एक्टिविटीज अराउंड इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन के अंदर किन किन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है, किन को रेगुलेट किया जाता है और किन को परमिटेड किया जाता है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्रोहिबिट किया जाता है, कॉमर्शियल यूज ऑफ वुड को प्रोहिबिट किया जाता है, कॉमर्शियल माइनिंग, सॉमिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, इन सभी को फुल्ली तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है। एंड कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें रेगुलेट किया जाता है, सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजॉर्ट्स, वाइडनिंग ऑफ रोड। इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ को फुल्ली तरीके से परमिट किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, इन सभी एक्टिविटीज़ को परमिटेड किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन का क्या सिग्निफिकेंस है। इको सेंसिटिव जोन एक्ट एज बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड ये एक बफर जोन के तौर पर वर्क करता है। दे रेगुलेट एक्टिविटीज अराउंड दिस कोर एरियाज, मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। नंबर ESZ हेल्प इन सितु कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ वन ऑन राइनो ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क असम। जिस तरह से आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क में वन ऑन राइनो कंजर्व किया गया है, उसी तरह से इको सेंसिटिव जोन जितने भी होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट के कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3 ESZ हेल्प टू मेंटेन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एंड रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। ESZ जितने भी होते हैं ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट
के इंस्टेंसेस को रिड्यूस करते हैं, जहाँ पर एनिमल ह्यूमन सेटलमेंट तक वाटर और फूड के लिए एंटर करते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है। Number 4, vital for maintaining biodiversity. Many ESZ comprises fragile ecosystems like wetland, mangroves and reefs which are vital for maintaining biodiversity. कुछ इको सेंसिटिव जोन ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं, सच एज वेटलैंड वहाँ पर मिल जाएगा, मैंग्रोव एंड रीफ्स वहाँ पर मिल जाएंगे, और ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय रेगुलेटिंग एक्टिविटीज अराउंड दीज एरियाज ESZ हेल्प टू प्रिजर्व दियर हेल्थ एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस। इन एरियाज के चारों तरफ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करके ESZ जो होते हैं वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम की हेल्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।